Hello, once again, welcome back to my online class of social science, 9th standard English medium. उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ठीक ठाक और अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे और लॉन्ग वेकेशन का आनंद उठा रहे होंगे. ठीक है. आई थिंक यू नो दैट योर वेकेशन हैज बीन गोइंग ऑन सिंस मार्च के महीने से ये वेकेशन आपका जो चल रहा है और अभी भी चल रहा है. अक्टूबर अभी चल रहा है, 6 महीने हो गए और कुछ दिनों में तो दिवाली वेकेशन भी आ जाएगा जो कि एक ऑफिशियल वेकेशन होता है. सो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 8 महीना का तो आपका वेकेशन हो ही जाएगा. लाइफ टाइम में इतना लंबा वेकेशन किसी को नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये घटना जो है वो हमेशा याद रहेगी आपको, हम सबको एक्चुअली. एनीवेज, आई होप यू आर ऑल फाइन. सो और साथ में आपका पढ़ाई भी चल रहा होगा घर पे बैठ के. तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारा चैप्टर अभी फिलहाल चल रहा है, द 5th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, के आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमने कौन कौन सी स्ट्रगल की थी, स्पेशली इन द 20th सेंचुरी. ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है. और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है. उसके सामने पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे. क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड इन दैट क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको फेमस की हिंदी में हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कह सकते हैं. ओके, और उसके बाद है स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड देन उसके बाद उसी टॉपिक का ये सब टॉपिक्स हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, कि कौन सी हिंसक घटनाएं हुई थी वो इस सब टॉपिक में आएगा. एंड देन आफ्टर फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल. ओके, गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस वक्त अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये स्ट्रगल को खत्म, उसको कुचलने के लिए कौन कौन से उन्होंने स्टेप्स लिए थे क्रांतिकारियों के खिलाफ. तो ये सारी बातें जो है वो सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट का ही हमें आज डिस्कशन करना है इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट थी और मिक्स एंड मैच वाली टाइप की मूवमेंट थी. मिक्स एंड मैच मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गांधी जी खुद जो है वो अहिंसा के पुजारी जरूर थे. अहिंसा से आंदोलन करने का उन्होंने उद्देश्य जरूर दिया था सबको, लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि सभी लोग अहिंसा से ही बिहेव करेंगे. कुछ हिंसाएं भी हुई थी, तो इसीलिए मैं इसको मिक्स एंड मैच रिएक्शन वाली मूवमेंट कह रहा हूँ. तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये अच्छा खासा एक लंबा टॉपिक है, उसको आज के लेक्चर में हम खत्म करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. आज का जो टॉपिक है हमारा वो शुरू हो रहा है पेज नंबर 33 के ऊपर. पेज नंबर 33, दैट्स वेयर वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. सो वहां से पढ़ते हैं. Keeping in mind the World War situation, the Congress Working Committee decided to end the individual satyagraha in January 1942. अब एक आखिरी फेज का लड़ाई जो हमारा था उसका बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. ओके, 1942 यहाँ पे लिखा ही है ब्रैकेट में, तो जाहिर सी बात है उसके 5 साल के बाद तो हमें आजादी मिल ही गया. लेकिन आजादी मिलने के 5 साल पहले जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, दैट वाज द लास्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. इंडिया का आखिरी फ्रीडम स्ट्रगल था. लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि उस वक्त जो हमारी एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी, सबसे पुरानी पॉलिटिकल, ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी फिलहाल अंग्रेजों के सामने हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, और अगर लड़ना है तो शांतिपूर्ण ढंग से हमें लड़ना है, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. यहाँ पे लिखा ही है कि कीपिंग इन माइंड द वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था. हम आगे ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था एंड इट लास्टेड टिल 1945. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो एक्टिवली इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर में, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि हमें इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो नहीं लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू डिसीव पीपल ऑफ इंडिया by Cripps Commission
एक क्रिप्स कमीशन नाम का एक एक जो है वो एक उन्होंने एक कमीशन बनाया था, जो एक कह सकते हैं कि हमें ललचाने के लिए आजादी दे देंगे हम, ऐसा कोई एश्योरेंस उसमें दे रहे थे। कब देंगे ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। ठीक है, तो क्रिप्स कमीशन की रचना कुछ उस पर्पस के साथ हुई थी। सो इंडियंस वर एंग्री एंड रिजेक्टेड, हमें ललचाने का कोशिश किया गया था, वो हमें बाद में पता चला। इसलिए ऑब्वियसली इंडिया के लोग जो है उसके ऊपर गुस्सा थे। देयरफॉर पीपल ऑफ इंडिया नो लॉन्गर हैड फेथ इन द ब्रिटिश रूलर्स। ओके, रूलर्स यानी हमारी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं था उस वक्त। They assumed that the British do not wish to quit India. Quit यानी कि छोड़ देना, QUIT, क्विट यानी कि छोड़ देना, ऐसा उसका मतलब है। इसलिए इस मूवमेंट का नाम उन्होंने यानी कि भारत के लोगों ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इंडिया छोड़ के चले जाओ। ठीक है, आपका देश इंग्लैंड है, आप वहां पे रहो, वहां पे रूल करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये देश हमारा है तो ऑब्वियसली सरकार हमारी होगी, हम लोग रूल करेंगे, आपको कोई लेना देना नहीं है। और ये एक फाइनल अल्टीमेटम जैसा हम कह सकते हैं, वो दे दिया अंग्रेजों को कि क्विट इंडिया, दो ही शब्दों में, भारत छोड़ दो। ओके, गांधी जी एडवाइज पीपल टू कम आउट ऑफ डिस्पेयर एंड बी प्रिपेयर्ड टू गिव अ न्यू एंड लास्ट फाइट। हताशा से, निराशा से बाहर आ जाइए, ऐसा संदेश गांधी जी ने लोगों को दिया कि चलो एक बार आखिरी संग्राम लड़ लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अहिंसा से, उनका एक मैसेज हमेशा जरूर होता था, अहिंसा से हम लड़ेंगे, लेकिन कोई हताश होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आखिरी संग्राम जो है अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ लेते हैं, ऐसा मैसेज गांधी जी ने सबको दिया। तो इस तरह से ऑन August 9, 1942 resolution of quit India movement was passed in the working committee of Congress held in Mumbai। ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करना है कि ऐसा नहीं है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है अचानक से शुरू हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। 1942 का ईयर था, 9 अगस्त को डेट थी। उस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट का एक प्रतिज्ञा जिसको हम कहते हैं, जो सौगंध लेने का जो एक प्रोसीजर होता है, वो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में वो एक पास हुआ, जो कि हुआ था, वो मीटिंग जो हुआ था मुंबई में हुआ था। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द रेजोल्यूशन, यानी उसके दूसरे ही दिन, 9 अगस्त यानी ऑब्वियसली दूसरा दिन यानी 10 अगस्त होता है, उसके दूसरे ही दिन गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, ये सारे बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, एंड अदर एमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में 9 अगस्त 1942 को, उसके दूसरे ही दिन ये सारे लीडर्स जिनके नाम मैंने लिए, उन सबको अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया उन सबको। ठीक है, न्यूज़पेपर्स वर बैन्ड, न्यूज़पेपर्स के ऊपर प्रतिबंध लाया गया, यानी कि भारत के जो न्यूज़पेपर थे उसमें। रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड साइमल्टेनियसली। ओके, जो लोकल लीडर्स हैं यानी कि स्थानिक, रीजनल लीडर्स, नेशनल लेवल के बड़े छोटे सारे लीडर्स जो ये मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले थे, या तो फिर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि ये मूवमेंट में हिस्सा लेंगे, वैसे लीडर्स को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाला गया उनको। ओके, अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स रिजल्टेड इन नेशन वाइड स्ट्राइक एंड टू दिस गांधी जी ने एक सेंटेंस बोला था कि दिस इज द लास्ट फाइट इन माय लाइफ एंड देयरफॉर पीपल ऑफ इंडिया शुड मेक ऑल अटेम्प्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस। एक बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मेरे जीवन का ये आखिरी संग्राम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी काफी एज हो चुकी थी उस वक्त, कि मेरे जीवन का ये आखिरी संग्राम होगा, लड़ाई होगी, एंड द इंडियन शुड मेक ऑल अटेम्प्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस। भारतीय लोगों को आजादी प्राप्त करने के लिए जितना हो सके उतने सारे अटेम्प्ट्स करने चाहिए, ऐसा एक मैसेज दिया गांधी जी ने। अब जाहिर सी बात है कि ये मैसेज बहुत ही असरदार होता है,
ऐसा मैसेज। इसका असर लोगों के ऊपर भी पड़ता है और अंग्रेजों के ऊपर भी पड़ा, इसीलिए उन्होंने दूसरे ही दिन गांधी जी को अरेस्ट कर दिया। सिर्फ गांधी जी नहीं, दूसरे भी बड़े बड़े लीडर्स मैं आपके सामने नाम दोहराना चाहूंगा। गांधी जी तो थे ही, लेकिन उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे जो आज़ादी मिलने के बाद जो हमारी पहली गवर्नमेंट बनी उनके होम मिनिस्टर थे, ठीक है। प्रधानमंत्री ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को पकड़ा गया, और जहां पे उनको ऐसी संभावनाएं लग रही थी लोकल लीडर्स के शामिल होने की, वहां पे उन्होंने लोकल लीडर्स को भी अरेस्ट किया। सो दिस वाज द सिचुएशन। नाउ बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये आखिरी संग्राम ऐसा डिक्लेयर किया है गांधी जी ने, तो ऑब्वियसली लोग बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर लीडर्स को हम पकड़ लेंगे तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे, शायद आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे जेल में जाने के डर से, और उनको उकसाने वाली कोई चीज उनके सामने नहीं आनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी बंद करवाए, बड़े लीडर्स को पकड़ा, लोकल लीडर्स को पकड़ा, अरेस्ट किया, जेल में उनको बंद किया। दूसरे भी बहुत सारे लोग होंगे जो बार बार ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, उनको भी पकड़ा होगा। तो सबको पहले से ये मूवमेंट शुरू हो उससे पहले ही डिस्करेज करने का भरपूर कोशिश अंग्रेज सरकार ने किया। यहां तक के न्यूज़पेपर्स भी बैन करवाए ताकि किसी को उकसाने वाले कोई भाषण या तो कोई ऐसे स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर में ना छपे। और हालांकि न्यूज़पेपर्स के अलावा कोई ऐसा तो मीडियम था नहीं जिसके थ्रू लोगों के तक मैसेज पहुंच सके, ठीक है। ऑब्वियसली वो जमाना कुछ और था, आज की तरह सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी वगैरह कुछ नहीं था। तो ऐसे सारे रास्ते बंद किए जहां से सबके लोग, जो इंडियन लोग थे, उनके तक बड़े बड़े लीडर्स के मैसेजेस पहुंच पाए, ओके। और उसके अलावा उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था गांधी जी ने, ही गेव द स्लोगन डू और डाई, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है करो या मरो, ठीक है। डू और डाई, इट्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड, बट अगेन although it is very short, it is very very effective also, ठीक है, कि करेंगे या मरेंगे, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है, जो कि ये हमारा ये टॉपिक का सब टॉपिक है, स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। स्ट्राइक्स जिसको हिंदी में हम हड़ताल कहते हैं। काफी चीजें या खास करके उनके इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह बंद हो गए। जो कोई भी इंडियन लोग काम करते थे वहां पे, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन को हम स्ट्राइक्स कहते हैं। तो स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, द रूरल एंड अर्बन रीजन्स ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग वर्कर्स, फार्मर्स, यूथ, स्टूडेंट, टीचर्स, बिजनेसमैन एंड वुमेन वर इन द फोरफ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। सभी एरिया के लोगों ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया, जिसमें वर्कर्स यानी मजदूर लोग, लेबरर्स, फैक्ट्री एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री एरिया में काम करने वाले लोग, सभी लोग आ गए, ठीक है। फार्मर्स भी आ गए, गांव में खेती बाड़ी करने वाले। यूथ यानी कि यंग पीपल, जो कुछ काम भले लेकिन अभी पढ़ रहे हैं या तो बहुत छोटी उम्र है उनकी, वो लोग। स्टूडेंट्स भी यानी कि बहुत छोटी उम्र, जो अभी उनका पढ़ाई चल रहा है, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट ने भी वहां पे हिस्सा लिया था। टीचर्स जो पढ़ा रहे थे स्कूल कॉलेजेस में, वो लोग भी, और बिजनेसमैन जिनके खुद के बिजनेसेस थे, ठीक है, उन्होंने भी हिस्सा लिया। यहां तक के वुमेन, जो स्त्रियां थी, औरतें थी, उन्होंने भी इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में हड़ताल हो गई। आयरन फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर एंड कॉटन मिल्स एट मुंबई एंड मद्रास टू वर ऑन स्ट्राइक। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जो आयरन यानी कि लोहा मैन्युफैक्चर करने वाली जो फैक्ट्री है जमशेदपुर, ऑब्वियसली ये टाटा स्टील की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे सबसे बड़ा यूनिट है स्टील और लोहा बनाने का, आयरन बनाने का, ठीक है, वो है। फिर मुंबई मद्रास की कॉटन मिल्स भी बंद हो गई। 1 लाख मिल वर्कर्स ऑफ
75 cotton mill industries in Ahmedabad went on a peaceful strike for 105 days. बहुत ही रिमार्केबल इंसिडेंट है ये। सिर्फ अकेले अहमदाबाद सिटी में 75 कॉटन मिल्स हुआ करती थी। उन सब के मिला के टोटल मिला के 1 लाख वर्कर्स थे। उन्होंने लगातार 105 दिनों तक स्ट्राइक्स की, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के इतिहास में सबसे बड़ी स्ट्राइक थी 105 दिन। यानी ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि 3.5 महीने हुए, बराबर 3.5 महीने हुए। ओके, तो कंटिन्यूसली इतने दिनों तक अहमदाबाद के 75 मिलों के 1 लाख वर्कर्स ने लगातार 3.5 महीनों तक स्ट्राइक किया। ओके, कॉलेजेस एंड स्कूल्स ऑब्जर्व स्ट्राइक। यहां तक कि स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो गए। अभी जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस बंद है, वैसे अभी तो स्ट्राइक नहीं है, ये तो कोई दूसरा ही पैंडेमिक का सिचुएशन है। ठीक है, तो ये तो स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं। तो स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो गए, तो वहां उस वक्त भी वैकेशन इतना पड़ा होगा स्टूडेंट्स को। ओके, उसके अलावा फॉर नियरली 3.5 months मार्केट्स इन अहमदाबाद वर क्लोज। तो यही वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मिल्स वगैरह बंद हो जाते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट्स भी बंद ही हो जाते हैं, सेलिंग वगैरह वो सब भी बंद हो जाता है। जिनके पास जो कुछ भी है घरों में अपने, वही रख के काम चलाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, जो जरूरी चीजों की दुकानें हैं लोकल लेवल पे जो मैन्युफैक्चर होता है वो सब कुछ, सब्जी है, फ्रूट है, ग्रेन्स हैं, मिल्क वगैरह, ठीक है, वो तो अवेलेबल रहता है मार्केट में। लेकिन ये जो कॉमोडिटीज हैं जिसको फ्रीक्वेंटली हमें बाय करना पड़ता है, क्लोथ है, फिर बर्तन है वगैरह, तो वो मार्केट्स जो थे वो 3.5 महीनों तक बंद हो गए थे। ओके, लॉकडाउन जैसा सिचुएशन हो गया था। अहमदाबाद की यहाँ पे बात की गई है। अब उसके अलावा हिंसक घटनाएं कौन सी हुई थी, तो वो आगे का सब टॉपिक है हमारा, हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। नुकसानकारक घटनाएं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन कौन सी हुई थी वो। सो एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बीइंग एक्सप्रेस्ड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। देश के कोने कोने से ये एक रिएक्शन था लोगों का कि लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत गुस्सा थे। Suppression against peaceful people by the Britishers led to a violent situation as people not only ransacked the post offices, the telegram departments, police stations, railway stations, government buildings, schools and college buildings, railway lanes, bridges and roads, but looted the assets and set on fire the government properties. काफी लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि जो लोग गुस्सा हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इतनी हद तक गुस्सा थे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड या तो गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली कोई भी चीज, कोई भी बिल्डिंग खास करके जिसमें ऑफिसेस आ गए, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेस आ गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस आ गए, टेलीग्राम डिपार्टमेंट वो आ गया पूरा, पुलिस स्टेशन क्योंकि वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल और कॉलेजेस भी, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स जो होता है वो भी, और ब्रिजेस और रोड्स, ये सारी चीजों को नुकसान पहुंचाया, यानी हिंसा बहुत हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को हिंसक तरीके से दबाने की कोशिश गवर्नमेंट ने की थी। लोगों के ऊपर अगर हिंसा होती है तो ऑब्वियसली सभी लोग हिंसा का पालन नहीं कर सकते। हिंसा का जवाब हिंसा से देने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि गवर्नमेंट का रिएक्शन ऐसा था हिंसा फैलाने वाला, तो फिर सबने भी हिंसा से उसका जवाब दिया। गवर्नमेंट अगर सबके ऊपर लाठियां बरसाती है, लोगों को जेलों में बंद कर देती है, मार पिटाई करती है, अत्याचार करती है, तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे लोग गांधी जी के उपदेशों का पालन नहीं कर सकते। उनका उपदेश था अहिंसा, लेकिन सभी लोग अहिंसा नहीं कर सकते। तो ऐसे हार्मफुल एक्टिविटीज भी लोगों ने किया, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया, जिसमें बहुत कुछ नुकसान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन्होंने पहुंचाया। ओके,
और दूसरी बात यह है कि लाइक उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो मिल्कियत थी यानी कि एसेट्स, वहां पे लूटपाट भी की, जितना हो सका या तो जो कुछ भी हो सका, जहां से भी हो सका वहां से लोगों ने भरपूर लूटपाट की। ओके, ले लिया सब लूट के, या तो फिर उसको दे सेट इट ऑन फायर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को जला भी दिया, या तो तोड़ो या जलाओ बिल्डिंग को, ठीक है। तो ऐसा नुकसान किया। इन दिस रेलवे इंकर्ड द हेवीएस्ट लॉसेस, रेलवे को सबसे भारी नुकसान हुआ। ओके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रेलवे का आविष्कार इंडिया में किया था 1853 में किया था, वैसे तो काफी टाइम से रेलवे तो चल रहा था, लेकिन जगह जगह से रेलवे स्टेशन, रेलवे की पटरियां वगैरह, ट्रेन वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें आती, ठीक है। तो रेलवे डिपार्टमेंट को सबसे भारी नुकसान हुआ। इन मैनी ऑफ द एरियाज पीपल यूज बॉम्ब्स, काफी जगह पे तो लोगों ने बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया। देसी बॉम्ब जो घर पे बनाते थे लोग, वैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल लोगों ने किया, ठीक है। तो यानी कि लोगों का बिहेवियर जो है वो बहुत ही एग्रेसिव था। अब दूसरा जो है सब टॉपिक होता है उसके आगे पेज नंबर 34 में, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल, स्ट्रगल को क्रश करना यानी उसको कुचल देना। तो गवर्नमेंट को किस तरह से निष्फलता मिली, फेलियर मिला इस स्ट्रगल को कुचलने में, ठीक है। तो उसके बारे में ये टॉपिक पढ़ेंगे। आगे का पेज नंबर 34 है, वहां पे फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल। द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट विद हार्ड हैंड, बहुत ही सख्ती से गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को क्रश करने का कोशिश किया। ओके, द स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय रैंसैकिंग द गवर्नमेंट सिस्टम। रैंसैक करना यानी किसी भी सिस्टम के ऊपर अपना हक जमा लेना। ओके, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब कुछ हो गया, उसके ऊपर अपना हक जमा कर सभी लोगों ने ये मूवमेंट की शुरुआत की थी। छोटे से बड़े एरिया में सभी जगह पे ऐसा हो रहा था, और उसका असर ये था, यहाँ पे इफेक्ट भी लिखा गया है, मोर देन 70,000 पीपल वर इम्प्रिजन। गवर्नमेंट ने रिएक्शन ये दिया कि पूरे भारत में से 70,000 लोग यानी कि 70,000 लोगों को इम्प्रिजन किया गया, जेल में बंद किया गया। 538 गन शॉट्स वर फायर्ड, ठीक है, इतना फायरिंग हुआ। 538 ऐसे इंसिडेंट्स बने जब गवर्नमेंट ने फायरिंग किया लोगों के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा है। 1028 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, ऐसी हिंसा जो गवर्नमेंट ने की उसमें 1000 से ज्यादा लोग, 1028 लोग, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं। तो 1000 से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई। 3,200 पीपल वर इंजर्ड, 3000 से ज्यादा लोग। ओके, 3,200 लिखा है यहाँ पे, तो 3000 से ज्यादा लोग जो है इंजर्ड। स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन गन शॉट्स स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पटना। अहमदाबाद और पटना, अहमदाबाद गुजरात का सिटी है ऑब्वियसली, पटना जो है वो बिहार का सिटी है। तो खास करके ये दो शहरों में स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां बरसाई गई और वहां पे स्टूडेंट्स भी काफी बड़ी संख्या में इंजर्ड हुए। A unique political consciousness was created among people. इससे एक पॉजिटिव फायदा हमें ये हुआ कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में आ गया, और उससे लोगों ने ये तय किया कि अब तो कुछ भी हो जाए, हमें आजादी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जब तक अंग्रेज लोग नहीं जाएंगे यहां से हम लोग नहीं बैठेंगे। This movement gave clear warning to the British government and a message to the world at large that India cannot be enslaved anymore. Okay? इस मूवमेंट ने एक क्लियर वार्निंग ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया कि अब भारत के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत नहीं चल सकती है। सिर्फ अंग्रेजों को या सिर्फ सरकार को यह मैसेज नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड को यह मैसेज मिला कि पूरे विश्व को यह मैसेज मिला कि अब भारत को ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है।
Okay, the struggle really signaled by the people of India to Britishers to quit India. एक क्लियर सिग्नल लोगों ने अंग्रेजों को दिया था कि क्विट इंडिया, चले जाइए यहां से, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वांटेड फुल इंडिपेंडेंस, हमें संपूर्ण तरीके से आजादी चाहिए था। हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट चलती थी, पहले ऐसा अरेंजमेंट हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन अंग्रेजों की थी और जहां पे पावर शेयरिंग का जो रूल था उसके हिसाब से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी वो इंडियंस लोगों की इंडिया के प्रतिनिधि लोग थे उसमें, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अभी हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। ओके, द अमेंडमेंट फॉर डोमिनियन स्टेटस वाज ऑलमोस्ट इनविजिबल बाय दिस स्ट्रगल। ओके, जो डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी पहले अंग्रेजों ने, ऐसा प्रॉमिस किया था या तो एश्योरेंस दिया था, ये जो भी है डोमिनियन स्टेटस का, वो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ऐसा देंगे, अपने आप से छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा था इंडिया के लोगों को। इसलिए आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 5 years इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। ऐसे करके 5 साल तक ये स्ट्रगल चला। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942 और जैसा मैंने आपको आगे बताया कि अल्टीमेटली हमें आजादी मिला फिर 5 सालों के बाद 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हमें आजादी मिला। ओके, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल बातें हमें समझनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली हमारा टेक्स्ट बुक का तो टॉपिक जो है वो खत्म हो रहा है यहाँ पे, सो टेक्स्ट बुक में से मैं आप ज्यादा रीडिंग नहीं करने वाला हूँ, बट सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। कि कई बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक में एक सही हिस्ट्री जो है वो नहीं लिखा जाता है, या तो फिर सारी बातें नहीं लिखी जाती है टेक्स्ट बुक में, ऐसा भी कई बार होता है। तो यहां पे एक चीज के ऊपर मैं पॉइंट आउट करना जरूर चाहूंगा आपके नॉलेज के लिए कि ऐसा नहीं है, जनरली ऐसा नहीं है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 5 साल तक चली थी। ओके, और कुछ टाइम तक चली थी, उसके बाद वो सब शांत हो गया था और अंग्रेज लोग 1947 में यहां से चले गए थे, हमें इंडिपेंडेंस दिया, ठीक है, लेकिन उसका एडवांस में उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया था 1 आध साल पहले। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया द ब्रिटिशर्स रूल्ड इन मेनी अदर कंट्रीज। बहुत सारे देशों में अंग्रेज लोग जो है उनका रूल चल रहा था, वहां पे तो कोई मूवमेंट नहीं हुई थी, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ था, कोई हिंसक घटना इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, कोई महात्मा गांधी वहां पे नहीं थे, ना ही कोई नेल्सन मंडेला थे। ऐसे भी कुछ कंट्रीज थे जहां पे कुछ भी नहीं हुआ, बट स्टिल there also the Britishers voluntarily gave up their rules and they left for England। ठीक है, तो कहने का मतलब साफ है, मैं हिंदी में आपको समझा दूं कि ऐसे भी काफी सारे एरियाज थे, ऐसे भी काफी सारे कंट्रीज थे जहां पे अंग्रेजों का रूल चल रहा था, वहां पे कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, कोई स्ट्रगल वायलेंस ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उनको फ्रीडम दे दिया था। ओके, और ये एक ऐसा टाइम था, क्योंकि इस टॉपिक में हमने थोड़ी बहुत वर्ल्ड वॉर की भी बात की है। सो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट द वर्ल्ड वॉर वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, वो ऑलरेडी चल रहा था। 1939 से 1945 का उसका ड्यूरेशन है। So obviously during क्विट इंडिया मूवमेंट दैट वर्ल्ड वॉर वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया 1945 में, तो वो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने यह फैसला लिया था इंग्लैंड में, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने तुरंत ये फैसला लिया था कि जहां पर भी हमारा रूल दूसरे देशों में चल रहा है, ठीक है, वो रूल हम विद इन फ्यू ईयर्स खत्म कर देंगे और अब हम सिर्फ इंग्लैंड के ऊपर फोकस करेंगे। ये उनका डिसीजन था, ठीक है। और बिटवीन 1946 टू 1950 उन्होंने लगभग सभी कंट्रीज को अपने रूल से आजाद कर दिया था। सो ऑब्वियसली दे वॉलंटरली लेफ्ट दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज वेयर देयर रूल वाज गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन बहुत क्लियर कट वर्ड्स में आपको बता दूं कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़के उनको यहां से भगाया, वो बात गलत है। हाँ, हम लड़े जरूर थे, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट।
काफी सारे क्रांतिकारियों ने जान गंवाई थी, इंजरी भी हुआ था सबको, बहुत सारे अत्याचारों के खिलाफ में लड़े थे, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। बट अदरवाइज जब स्वतंत्रता की बात आती है, ठीक है, तो ब्रिटिशर जो है वो अपनी मर्जी से गए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उनको भगाया था। हाँ ठीक है कि हमारी लड़ाई का उनके ऊपर असर जरूर होता है, बट दे रिएक्टेड अकॉर्डिंगली। और जब आज़ादी हमें मिला 1947 में, तब तो ये कोई मूवमेंट चल ही नहीं रही थी 1947 में, बट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर रिटन इन द टेक्स्ट बुक वी हैव टू गो बाय दैट। लेकिन अदरवाइज एट दैट टाइम देयर वाज अ पीसफुल एनवायरनमेंट, ओके, शांति चल रहा था, क्योंकि 1-1.5 साल पहले अंग्रेजों ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया था, हमें एश्योर दिया था कि मैक्सिमम इतना टाइम तक हम यहाँ से चले जाएंगे, आपके हाथ में सत्ता सौंप कर, ठीक है। और उसके बाद हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है। तो उसके बाद भी जो लास्ट वाइसरॉय जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो तो उसके 4 साल तक इंडिया में रहे थे और उन्होंने अपना जो ड्यूटी है वो निभाया था, 1951 तक रहे थे, ठीक है, और काफी काम किया था तब तक। मैं ऐसा नहीं है कि लाइक मैं ब्रिटिशर्स की फेवर कर रहा हूं, बट आई एम गिविंग यू द रियलिस्टिक पिक्चर, ठीक है। आगे इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है, जो कि बहुत ही पेनफुल चीज है कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद स्वतंत्रता को हम इतना फ्रीली एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उसके तुरंत बाद पार्टीशन हुआ, ठीक है, बंटवारा हुआ, हमारे देश का टुकड़े हो गए, इंडिया और पाकिस्तान ऐसे 2 अलग अलग देश बन गए। तो ऑब्वियसली वी कुड नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस एज सच। उसके बाद बहुत सारी हिंसक घटनाएं 2 कम्युनिटीज के बीच में, हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, जो 4 साल तक चली थी। उसको कंट्रोल करने में हमारी नई इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तो नाकाम रही थी, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट, दे डिड नॉट हैव अ क्लू हाउ टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ ड्रास्टिक सिचुएशन। कोशिश किया उन्होंने, बट विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश वाइसरॉय जनरल जो थे, लास्ट वाइसरॉय जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ओनली दे कुड कंट्रोल दैट सिचुएशन, ठीक है। और वो उसके बाद 4 साल तक, जब तक ये हिंसाएं पूरी लाइक शांत तक हो ना गई, तब तक वो यहाँ तक पड़ रहे थे, और कुछ इस तरह से ये उस वक्त का एक सिचुएशन था। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। हिस्टोरिकल इवेंट जो है कुछ बातें बुक में नहीं लिखी जाती, बट स्टिल वी नीड टू कीप इन आवर माइंड्स। ये जानकारी दूसरे और ज्यादा ऑथेंटिक, वर्ल्ड लेवल के ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ के हमें आ सकती है, ओके, कि वहां पे ज्यादा डिटेल में लिखा जाता है वो सारी बातें। सो ऑब्वियसली आई हैव रेड सम ऑफ दोस बुक्स एंड देयरफॉर आई नो इट, ओके। बट अदरवाइज टेक्स्ट बुक का ये कंटेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमें जितना पढ़ना था वो यहाँ पे अब खत्म हो जाता है, ओके। आने वाले लेक्चर में हम आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।